तो सो फार इन द साउंड चैप्टर तक हमने क्या क्या कवर किया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड विद इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट इज वेव, डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, एग्जाम्पल साउंड वेव, एग्जाम्पल सिस्मिक वेव, एग्जाम्पल वेव ऑन अ स्ट्रिंग, एग्जाम्पल वाटर वेव्स। ये चारों एग्जाम्पल्स थे मैकेनिकल वेव्स के विच रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। उसके बाद हमने देखा नॉन मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर एग्जाम्पल विच डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। उसके बाद हमने देखा था मैटर वेव्स, वेव्स एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल्स आर नोन एज मैटर वेव्स, जिसको आप डी ब्रॉगली वेव भी बोलते हो। वो 12th में सीखोगे चैप्टर नंबर 14 में। हमने उसके बाद बेसिक प्रॉपर्टीज कवर किए, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ, डबल पीरियोडिसिटी, वेलोसिटी, फेज एंड फेज डिफरेंस, राइट। उसके बाद हमने देखा था टू टाइप्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव, सॉरी टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। एक है प्रोग्रेसिव ट्रांसवर्स वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में से वेव प्रोपोगेट होगा उसके पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। फिर हमने 8 प्रॉपर्टीज देखे थे, 8 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसवर्स वेव। वी विल नॉट डिस्कस प्रॉपर्टीज, सिर्फ लिंक बनाने के लिए। वी हैव सीन 8 डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसवर्स वेव। उसके बाद हमने डिफाइन किया था व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, प्रोग्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसमें जब वेव मीडियम से पास होगा तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। इसके 7 प्रॉपर्टीज हमने कवर किए थे। वी हैव सीन 7 डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। दैट वाज द लास्ट थिंग वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर। उसके आगे तो अब तक हमने सिर्फ थ्योरेटिकली वेव डिफाइन किया है। तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो कहीं पे भी हमने वेव का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं लिखा, बिकॉज अब तक हमने कभी सोचा नहीं कि वेव को मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इनफैक्ट वेव को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना ज्यादा इजी है और ज्यादा काम में आएगा। तो 12th में आप देखोगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स एंड ऑल्सो वेव ऑप्टिक्स में हमको वेव का मैथमेटिकल इक्वेशन पता होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन थ्योरी। थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकल इक्वेशन। तो लेट अस फर्स्ट मैथमेटिकली रिप्रेजेंट, सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ वेव। मैंने ऑफ अ वेव लिखा, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। ट्रांसवर्स वेव के लिए भी सेम इक्वेशन है और लॉन्गिट्यूडनल के लिए भी सेम ही इक्वेशन बनेगा, मोर और लेस सेम बनेगा। सिर्फ डिफरेंस क्या है, जब ट्रांसवर्स वेव मीडियम से पास होता है तो मीडियम गेट्स डिवाइडेड इनटू अल्टरनेट क्रेस्ट एंड ट्रफ, राइट। और जब लॉन्गिट्यूडनल वेव पास होता है मीडियम से तो मीडियम गेट्स डिवाइडेड इनटू अल्टरनेट कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। यही डिफरेंस है, क्रेस्ट एंड ट्रफ, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो एक चीज जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, जब हम प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं तो प्रोग्रेसिव वेव का मतलब ये होता है कि दैट वेव इज प्रोग्रेसिंग विथ टाइम एंड विथ डिस्टेंस। टाइम के साथ भी वेव आगे बढ़ेगा। अगर वेव का क्रेस्ट, ये क्रेस्ट है, अगर वो एक टाइम इंस्टेंट पे यहाँ पे है तो अगले टाइम इंस्टेंट पे वो आगे जाएगा, उसके अगले टाइम इंस्टेंट पे और आगे जाएगा, उसके अगले टाइम इंस्टेंट पे और आगे जाएगा। तो ये टाइम के साथ प्रोग्रेस हो रहा है और ये डिस्टेंस के साथ भी प्रोग्रेस हो रहा है। प्रोग्रेसिव वेव प्रोग्रेसेस मतलब एडवांसेस, गोस फॉरवर्ड विद डिस्टेंस एज वेल एज टाइम। तो इसका मतलब ये है कि जो भी इक्वेशन हम वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे उसमें क्या क्या आना चाहिए, डिस्टेंस एंड टाइम। देखो आपको 11th स्टैंडर्ड में इसका डेरिवेशन एक्सपेक्टेड नहीं है, वो 12th में है। अब सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि मैथमेटिकली हम वेव को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो मैंने स्टार्टिंग क्यों किया, वापस से क्यों रिपीट किया कि कौन से टाइप के वेव्स थे, वेव में क्या होता है। तो वेव 2 टाइप के थे, प्रोग्रेसिव वेव में 2 टाइप थे, एक था ट्रांसवर्स, एक था लॉन्गिट्यूडनल। दोनों ही प्रोग्रेसिव है, मतलब दोनों ही विद टाइम दे आर गोइंग फॉरवर्ड, दे आर एडवांसिंग। इन ट्रांसवर्स वेव व्हाट इज एडवांसिंग, क्रेस्ट एंड ट्रफ, एंड इन लॉन्गिट्यूडनल वेव व्हाट इज एडवांसिंग, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। लेकिन दोनों वेव में कुछ ना कुछ एडवांस हो रहा है और कंप्रेशन रेयरफैक्शन विल कैरी एनर्जी
in longitudinal wave and crest and trough will carry energy in transverse wave. that is the thing. मैंने इसलिए आपको बोला था कि वो थोड़ा सा रिवाइज करके आना, अगला टॉपिक में लगता है तो प्रॉपर्टीज पता होंगे तो अगला टॉपिक अच्छे समझ में आएगा। तो याद रखो, प्रोग्रेसिव वेव का अगर मैथमेटिकल इक्वेशन बनाना है तो पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो वेव है ये प्रोग्रेस हो रहा है, मतलब ये फॉरवर्ड जा रहा है। फॉरवर्ड जाना मतलब डिस्टेंस, और विथ टाइम ये क्या हो रहा है, प्रोग्रेस। तो विथ टाइम द वेव इज मूविंग एंड विथ डिस्टेंस आल्सो इट इज मूविंग। तो इसका मतलब जो भी इक्वेशन हम लिखेंगे उसमें टाइम और डिस्टेंस होना चाहिए। बाय द वे ये है y और ये है x। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, x, राइट, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, y, बराबर। तो तीसरा रिक्वायरमेंट ये भी है। रिक्वायरमेंट नंबर 1 था कि टाइम उस इक्वेशन में होना चाहिए। रिक्वायरमेंट नंबर 2 ये था कि डिस्टेंस होना चाहिए। रिक्वायरमेंट नंबर 3 ये भी है कि जो वेव है, जब वेव एक मीडियम से पास होता है तो पार्टिकल क्या करते हैं, तो वाइब्रेशन भी उस इक्वेशन ने रिप्रेजेंट करना चाहिए, राइट। तो क्या क्या आएगा, y, x और t, y, x और t, ये तीनों पैरामीटर आपको दिखेंगे इक्वेशन में। डेरिवेशन तो है नहीं, इसलिए सब थेरी थेरी है वो। एंड इम्पोर्टेंटली ये जो वेव है, ये वेव मैथमेटिकली इसको तुम क्या बोलते हो, साइन वेव। तो ये मैथमेटिकली कौन सा वेव है, साइन वेव। हाँ, तो फिर साइन आएगा तो इसका इक्वेशन बनता है y इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस सम कांस्टेंट पाई। टेक्स्ट बुक में उल्टा लिखा है, के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखा है, ओमेगा टी माइनस के एक्स। वैसे वो भी सही है, दैट इज ऑल्सो राइट। उन्होंने लिखा है के एक्स माइनस ओमेगा टी, वो भी सही है क्योंकि ये फाई कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, कांस्टेंट नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर ये कांस्टेंट आप नेगेटिव लिख देते हो तो इक्वेशन वही बन जाएगा। बट हमको जिस फॉर्म में 12th में यूज करना है मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। के एक्स माइनस ओमेगा टी की जगह पे क्या लिखो, ओमेगा टी माइनस के एक्स। इट विल बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, याद रखना थोड़ा इजी होगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ किसका, प्रोग्रेसिव वेव। सो दिस गिव्स एक्सप्रेशन फॉर प्रोग्रेसिव वेव। गुड। और यहां पे अगर x के साथ माइनस है तो माइनस मतलब द वेव इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो दिस इक्वेशन is the equation for wave traveling towards positive x. So this equation, ये जो इक्वेशन है, this equation represents a wave traveling towards positive x. So again remember, ये 12th का वापस बहुत बेसिक इक्वेशन है। अगर बीच में माइनस है, x के साथ माइनस है तो wave is traveling towards positive. If you have negative, मतलब wave is traveling towards positive. So this equation represents wave traveling towards which direction? Positive x. Traveling towards positive x. Towards positive x. तो नेगेटिव x के लिए क्या करोगे? प्लस। तो for a wave traveling towards negative direction, negative x, towards negative x direction, इक्वेशन आएगा y इक्वल टू, सेम इक्वेशन है, सिर्फ साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाई, और फाई इज अ कांस्टेंट, उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो ज्यादा डिटेल्स आप बाद में देखोगे, फिलहाल टेम्पररीली ऑल यू नीड टू नो इज इक्वेशन। तो आई विल रिपीट अगेन, हमको वेव को, कौन से वेव को, प्रोग्रेसिव वेव को। प्रोग्रेसिव वेव में दो टाइप थे, कौन से दो टाइप थे, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। तो ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव को रिप्रेजेंट करना है मैथमेटिकली तो 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 1, इट शुड हैव टाइम।
क्योंकि प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवल्स कंटिन्यूअसली विथ टाइम। नंबर 2, इट शुड कंटेन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, जैसे यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या था, x। नंबर 3, जब एक मीडियम में से वेव प्रोपोगेट होता है तो पार्टिकल क्या करते हैं, वाइब्रेट। तो यहाँ पे वाइब्रेशन का डायरेक्शन क्या है, y। तो क्या क्या होना चाहिए, y, x और t। सो मैथमेटिकली अ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई। माइनस साइन अगर आया x के साथ तो वेव इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव x, और अगर प्लस आया तो वेव इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स नेगेटिव x। तो इतना आपको बेसिक पता होना चाहिए। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव मतलब कौन सा वेव, प्रोग्रेसिव वेव। तो अब तक हमने सिर्फ वेव को डिफाइन किया है, वेव को डिस्क्राइब किया, उसके प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब किए, फिर अभी हमने देखा मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हो। अब अगला टास्क है, नेक्स्ट टास्क इज टू नो व्हाट इज द वेलोसिटी। और अगेन वापस से इसका कनेक्शन है 12th के चैप्टर नंबर 6 के साथ। चैप्टर नंबर 6 अगर आपको यहाँ पे एक पॉइंट भी छोड़ दिया तो पूरा चैप्टर जाएगा। तो वहां पे आप दो टाइप के वेव वापस सीखोगे। नंबर 1 इज ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, जब भी एक वायर स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग पे हो तो ये मैकेनिकल वेव है कि नॉन मैकेनिकल है। व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिकल वेव, वेव विच रिक्वायर्स मीडियम, बराबर। तो मैंने बोला वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, मैकेनिकल वेव। और स्ट्रेच्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेच। लेट अस टेक एग्जांपल, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एग्जांपल से समझ लेंगे। ये एक वायर है, इज दिस वायर स्ट्रेच्ड वायर, नो। नाउ इज इट स्ट्रेच्ड, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रेच, इंक्रीज इन लेंथ, चेंज इन डायमेंशन। लेट अस से डायमेंशन का चेंज निग्लेक्ट कर लेंगे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस वायर, दिस इज अ लूज वायर, लूज वायर है। अब इसी वायर को मैंने थोड़ा सा खींच लिया तो ये हो गया स्ट्रेच्ड वायर। फोर्स 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 फोर्स, वेरी गुड, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू नो। तो पहली बात समझ लो, स्ट्रेच्ड वायर मतलब कौन सा वायर, जिसपे एक फोर्स है। और फोर्स को वायर के केस में फोर्स नहीं बोलते, उसको बोलते हैं टेंशन। क्या बोलते हैं उसको, टेंशन। तो अगर हम स्पीड ऑफ वेव की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो स्पीड ऑफ वेव, दो टाइप के वेव देखे आपने, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल। तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों ही वेव्स का स्पीड अलग अलग होता है। नंबर 1, रीजन नंबर 1 क्यों अलग होता है, क्योंकि दोनों वेव सेम मीडियम से ट्रेवल नहीं करते। तो कैन यू टेल मी, ट्रांसवर्स वेव कौन कौन से मीडियम से पास होता है, नहीं कौन से मीडियम से, सॉलिड से, एंड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड्स, वेरी गुड, राइट। गैस में से पास होता है, नहीं। लिक्विड के अंदर से पास होता है, नहीं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव किसमें से पास होता है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो जब आप स्पीड की बात करोगे तो ट्रांसवर्स वेव का स्पीड का इक्वेशन अलग बनेगा और लॉन्गिट्यूडनल वेव का इक्वेशन अलग बनेगा। रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि दोनों वेव्स सेम मीडियम से पास ही नहीं होते। अगर मैं ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहा हूं तो ट्रांसवर्स वेव पासेस स्ट्रिक्टली थ्रू सॉलिड्स एंड ओनली ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड्स। तो जिस मीडियम से वेव पास होगा उसके प्रॉपर्टी अलग है, जैसे गैस में से पास नहीं होता, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव किसमें से पास होता है, तो गैस की प्रॉपर्टी अलग है कंपेयर टू प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। तो दैट इज वाई जब आप स्पीड ऑफ वेव की बात करोगे तो अलग अलग इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे। तो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव। स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग मतलब प्रोग्रेसिव। तो ट्रैवलिंग ये वर्ड अगर आप देख रहे हो तो ये प्रोग्रेसिव वेव ही है। आगे और एक वेव आएगा अगेन इन चैप्टर नंबर 6 ऑफ 12, जिसको आप बोलोगे स्टैंडिंग वेव या फिर स्टेशनरी वेव। तो स्टैंडिंग मतलब स्टैंडिंग, नॉट मूविंग।
स्टेशनरी मतलब स्टेशनरी, नॉट मूविंग। तो ट्रैवलिंग वेव मतलब प्रोग्रेसिव वेव एनर्जी ट्रांसफर करते हैं क्या? यस, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। क्यों? क्योंकि अगर वो ट्रांसवर्स वेव है तो ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट और ट्रफ है, तो क्रेस्ट और ट्रफ क्या करता है? मूव होता है, एडवांस होता है। अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब कौन है? कंप्रेशन एंड रेरफेक्शन, बिकॉज इट एडवांसेस एंड इट कैरीज एनर्जी। अगर स्टैंडिंग वेव है, स्टेशनरी वेव है, तो वो मूव होता है क्या? नहीं। तो एनर्जी ट्रांसफर करेगा क्या? नहीं करेगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो याद रखो। अब आ जाते हैं स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव। तो ट्रैवलिंग वेव मतलब कौन सा वेव? प्रोग्रेसिव वेव। और प्रोग्रेसिव वेव कितने टाइप के देखे हमने? दो टाइप के। तो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, अगेन इस टॉपिक में मोस्टली थ्योरी है, तो थ्योरी पार्ट में स्किप करूंगा, सिर्फ इक्वेशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भी उसी पे आएंगे आपको। तो इस अगर हमारा टेस्ट भी हुआ तो थ्योरी पार्ट कुछ भी नहीं आएगा। यू हैव टू रिमेंबर बिकॉज यू विल ओनली गेट क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। तो सबसे पहले, अब मैंने वो एग्जांपल क्यों दिया था आपको स्ट्रिंग का, आई जस्ट गिव यू अगेन सेम एग्जांपल। जब तक स्ट्रिंग में स्ट्रेच नहीं है, टेंशन नहीं है, तब तक इसमें से वेव पास नहीं हो सकता। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, उसको पहले आपको टेंशन में लाना पड़ेगा। देखो ऑलरेडी इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, दिख रहा है? ये वाइब्रेशन पता है क्या है? सिंपल हार्मोनी, मतलब पता है क्या है? ऑसिलेशन। तो मीडियम क्या कर रहा है? मीडियम के पार्टिकल क्या कर रहा है? ऑसिलेशन कर रहा है। ऑसिलेशन कर रहा है मतलब क्या कर रहा है? वाइब्रेशन। और वेव जैसा कुछ दिख रहा है आपको? दूर से देखोगे तो नहीं दिखेगा वो, बाय द वे इट इज फॉर्मिंग वेव्स। तो वेव यहाँ पे जनरेट हो गया, पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग अलोंग वाई एंड वेव इज गोइंग इन। तो जब तक टेंशन नहीं हो तब तक मीडियम में से वेव पास होगा क्या? तो ट्रांसवर्स वेव के लिए पहला कंडीशन ये है कि मीडियम में क्या प्रोड्यूस करना पड़ेगा? टेंशन। और टेंशन प्रोड्यूस करने का बहुत सिंपल सा मेथड है। एक वायर लेते हो, उस वायर को पुली के ऊपर से पास करते हो, और उस वायर के फ्री एंड पे एक लोड लगा देते हो। क्या लगाते हो? लोड। लोड मतलब क्या? वेट। तो इसके नीचे एक तुम वेट लगा दोगे, लोड लगा दोगे। व्हाट इज लोड? mg। और ये mg क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। कहां फोर्स लगाएगा? नीचे। तो mg इज डाउनवर्ड्स। तो यहां पे क्या प्रोड्यूस हो गया? टेंशन। तो रिमेंबर, टू प्रोड्यूस टेंशन इन अ वायर, वायर को स्ट्रेच करने के लिए, टेंशन प्रोड्यूस करने के लिए एक लोड लगाना पड़ेगा। और वो लोड क्या प्रोवाइड करेगा? टेंशन। टेंशन क्या है? फोर्स है। तो फिलहाल मैं ये टेंशन दिखा नहीं रहा हूं। वायर में टेंशन है, यस है, पर दिखा नहीं रहा हूं। तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, और हमारा स्ट्रिक्टली फोकस है कौन से टाइप के ट्रांसवर्स वेव पे? मैकेनिकल, विच रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम। तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव डिपेंड्स ऑन टू पैरामीटर। नंबर वन, टेंशन। नंबर टू, मास डेंसिटी। व्हाट इज मास डेंसिटी? व्हाट इज डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम, बराबर। लेकिन मास अपॉन वॉल्यूम कब? जब वॉल्यूम हो तब। यहाँ पे वॉल्यूम है कि लेंथ है? अब मेरे पास अगर एक बड़ा सा बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर मैंने लिक्विड भर दिया, तो टोटल लिक्विड का मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, उसको क्या बोलते हो? डेंसिटी। कौन सा डेंसिटी? वॉल्यूम डेंसिटी। अगर मेरे पास एक पेपर है, मतलब टू डायमेंशनल सरफेस है, इस पे पूरा मास रख दिया मैंने, तो कौन सा डेंसिटी? सरफेस डेंसिटी, एरिया डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी, एरियल डेंसिटी, सुपरफिशियल डेंसिटी, सब एक ही वर्ड है। सुपरफिशियल मतलब एरियल मतलब सरफेस। यहाँ पे हमने रस्सी ली, रस्सी, स्ट्रिंग। ये एरिया है कि वॉल्यूम है कि लेंथ है? लेंथ है। तो कौन सा डेंसिटी? लीनियर डेंसिटी। इसको आप बोलते हो लीनियर मास डेंसिटी। तो याद रखना, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव along a stretched string depends on two parameter. Number one, tension. Number two, mass density, linear mass density. अब टेंशन पे क्यों डिपेंड करता है, उसका भी रीजन है। द रीजन इज, आपको याद है 3-4 दिन पहले हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीडियम थ्रू विच द वेव पासेस। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, नहीं याद? नहीं?
we have seen three characteristics of a medium through which the wave passes. पहला था the medium should be continuous, आया याद? उसी में एक चीज और लिखी थी, इलास्टिक। ओके, थोड़ा सा पिछला रिवीजन का जरूरत पड़ने ही वाला है आपको। यू हैव टू नो ऑल दिस। जब तक पिछला आपको याद नहीं है तो आगे का समझना थोड़ा मुश्किल होगा। तो चलो याद दिला देता हूं मैं आपको। लुक, द मीडियम शुड बी कंटिन्यूअस एंड इलास्टिक so that the medium regains original state after removal of deforming forces. तो तुम कोई भी मीडियम कंसिडर कर लो, वो जिस मीडियम में से वेव पास होने वाला है वो मीडियम क्या होना चाहिए? इलास्टिक। कंटिन्यूअस तो होना ही चाहिए, और क्या होना चाहिए? इलास्टिक। दैट इज इंपॉर्टेंट कंडीशन। इलास्टिसिटी याद है आपको? चैप्टर नंबर 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इलास्टिसिटी में आपने क्या किया था? आपने एक रॉड लिया था मेटल का, सबसे पहले उस पर फोर्स लगाया था। उस फोर्स ने क्या किया था? शेप चेंज किया था, या लेंथ चेंज किया था, या फिर वॉल्यूम चेंज किया था। उस फोर्स को तुमने क्या बोला था? डिफॉर्मिंग फोर्स। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जब डिफॉर्मिंग फोर्स तुम अप्लाई करते हो तो पार्टिकल्स का डिस्टेंस क्या होता है? इंक्रीज होता है। वो डिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। वो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स क्या करवाता है? इट हेल्प टू रिगेन ओरिजिनल शेप एंड साइज। अब कनेक्ट करो, मेरे पास एक रस्सी थी, मैंने उसमें से वेव पास कर दिया, डिस्टर्बेंस पास किया, तो मीडियम के जो पार्टिकल है वो वापस अपनी जगह पे जाने चाहिए क्या? यस। कब जाएंगे? जब अंदर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स होगा। वो कब होगा? जब एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स होगा। वो कब होगा? जब टेंशन होगा। इसलिए टेंशन होना चाहिए। इसलिए जब तुम स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हो, ओनली देन वेव पासेस थ्रू दैट मीडियम। अगर आपने टेंशन प्रोवाइड किया ही नहीं तो रिस्टोरिंग फोर्स आएगा क्या? तो टेंशन क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स है, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स है। और टेंशन क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स है। तो जब तक मीडियम के अंदर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स नहीं आएगा, उसमें से वेव प्रोपोगेट होगा क्या? तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन वाइज अपोजिट। तो लास्ट क्वेश्चन, अगर वायर में टेंशन नहीं लाया तो वेव प्रोपोगेट होगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब कि वेलोसिटी ऑफ वेव विल डिपेंड ऑन टेंशन एंड इट विल डिपेंड ऑन लीनियर मास डेंसिटी। अब ऐसा क्यों? उसके लिए अलग से एक क्वेश्चन है। सपोज मेरे पास 3 वायर है, एक कॉपर वायर है, एक एल्यूमिनियम वायर है, एक आयरन का वायर है। तीनों मेटल्स, तीनों मटेरियल अलग अलग है। तीनों का डेंसिटी सेम है क्या? नहीं। तो तीनों को अगर मैंने सेम टेंशन से स्ट्रेच कर दिया तो तीनों में वेलोसिटी सेम होगा क्या? नहीं। तो क्यों नहीं हुआ सेम? क्योंकि तीनों मटेरियल क्या थे? डिफरेंट। तीनों मटेरियल डिफरेंट थे, मतलब क्या डिफरेंट था? मास डेंसिटी डिफरेंट था। हो सकता है कॉपर वायर 10 मीटर लॉन्ग है, 20 किलोग्राम उसका मास है, मतलब 2 किलोग्राम पर मीटर। हो सकता है आयन का वायर 10 मीटर लॉन्ग है लेकिन उसका 30 किलोग्राम, क्योंकि आयन थोड़ा हैवी होता है, राइट। हो सकता है उसका टोटल मास कितना है? 30। तो 1 मीटर में कितना है? 3। तो क्या डिफरेंट है? डेंसिटी। कौन सा डेंसिटी? बस, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव डिपेंड्स ऑन टेंशन and linear mass density. So speed is directly proportional to square root of tension and speed is inversely proportional to square root of linear mass density. दोनों को कंबाइन करोगे तो आपको मिलेगा स्पीड इज इक्वल टू रूट ऑफ टी बाय एम। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, कौन सा ट्रांसवर्स वेव? मैकेनिकल की नॉन मैकेनिकल? मैकेनिकल। The speed of mechanical transverse wave passing through a medium is equal to root of T by M, where T is tension, in the string. और 12th के सेकेंड चैप्टर में सरफेस टेंशन नाम की चीज आएगी। ये टेंशन क्या है? फोर्स है। वो टेंशन क्या है? फोर्स नहीं है, वो फोर्स अपॉन लेंथ है।
वो सरफेस टेंशन क्या है, फोर्स अपॉन लेंथ। तो उसके ऐसा यूनिट्स क्या आएंगे, न्यूटन पर मीटर। डायमेंशंस क्या आएंगे, फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं, m1l1t-2 अपॉन लेंथ ll। तो m1t-2 वो फोर्स अपॉन लेंथ है, ये क्या है, फोर्स। तो इसके इसके डायमेंशंस क्या आएंगे, m1l1t-2। इसका एसआई यूनिट क्या आएगा, हाँ न्यूटन, नॉट न्यूटन पर मीटर, ओनली न्यूटन। किसका ऐसा यूनिट, टेंशन का। और ये m, व्हाट इज दिस m, लीनियर लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी, मास डेंसिटी मतलब मास अपॉन लेंथ। तो फिर ऐसा यूनिट क्या आएगा, हाँ केजी पर किलोग्राम पर मीटर। ये m डेंसिटी है और ये m मीटर है, दिस m इज मीटर। तो डायमेंशंस क्या आएंगे, m1l-1। यहाँ तक क्लियर। और अभी आप चेक करके देख सकते हो कि वेलोसिटी रूट ऑफ t बाय m डायमेंशनली आता है कि नहीं, क्योंकि डेरिवेशन इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ द सिलेबस, आपको डिराइव करना ही नहीं है। आपको सिर्फ ऐसा बताया है कि अगर एक ट्रांसवर्स वेव एक मीडियम में से पास होगा, जैसे कि स्ट्रिंग में से पास होगा, तो स्ट्रिंग में टेंशन होना चाहिए, और स्ट्रिंग के लीनियर मास डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो टेंशन पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है, मास डेंसिटी पे डिपेंड करता है। एंड द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव इज गिवन बाय रूट ऑफ t बाय m, एंड ऑफ द स्टोरी। आगे ऐसा लिखा है, डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ योर सिलेबस। तो हमको डिराइव करना नहीं है, तो डिराइव करेंगे नहीं। लेकिन ऑफ कोर्स वेरीफाई करना जरूरी है कि ये जो हमने लिखा डायमेंशनली करेक्ट आता है कि नहीं। वेलोसिटी तुम किस में मेजर करते हो, मीटर पर सेकेंड, मतलब m1l1t-1, m0l1t-1। तो स्पीड के डायमेंशंस क्या आने चाहिए, l1t-1, बराबर। तो ये अंडर रूट ऑफ t है, t। तो t के डायमेंशन तुमने क्या निकाले, m1l1t-2 अपॉन m1l-1, m1 तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ l2t-2 स्क्वायर और रूट 1। तो l1, तो आगे के स्पीड के डायमेंशंस ये है, तो करेक्ट है। यहां तक क्लियर, पक्का पक्का। अब अगला टॉपिक है, जैसे अभी प्रोग्रेसिव वेव दो टाइप के हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। हमने अब तक सिर्फ ट्रांसवर्स वेव के स्पीड की बात की, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल की हमने अभी तक बात की नहीं है। तो लेट अस सी व्हाट इज स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, यहाँ पे दो फॉर्मूलाज है। नंबर वन इज न्यूटन्स फॉर्मूला, एंड नंबर टू इज लैपलास करेक्शन। तो पहले न्यूटन फॉर्मूला समझ में आएगा तो लैपलास करेक्शन समझ में आएगा। तो पहले तो न्यूटन फॉर्मूला अच्छे से समझ लो। फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग शुड बी वेरी क्लियर, जब हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करते हैं तो वाइब्रेशंस आर परपेंडिकुलर की पैरेलल, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। और जब लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपोगेट होता है तो मीडियम गेट्स डिवाइडेड इनटू कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। अब इसमें दो चीज है, सी अगेन 12th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 4 थर्मोडायनामिक्स। अब थोड़ा सा कनेक्टेड है तो मुझे बताना पड़ता है बार बार। उसमें दो कॉन्सेप्ट सीखोगे, एक्चुअली चार कॉन्सेप्ट सीखोगे, शायद केमिस्ट्री में हुआ होगा। हैव यू हर्ड ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस? नो। तो चार टाइप के प्रोसेस होते हैं। एक होता है आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। एक होता है आइसोबारिक जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। एक होता है आइसोकोरिक जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। एक होता है एडियाबैटिक जिसमें हीट का एक्सचेंज अलाउड नहीं होता है। हीट इज नॉट अलाउड टू गो आउट और कम इनसाइड द सिस्टम। मैं बताता हूँ एग्जांपल आपको। एडियाबैटिक प्रोसेस नॉर्मली रैपिड प्रोसेस होते हैं, जैसे टायर का फटना। जैसे ही टायर बर्स्ट हुआ
तो टायर के अंदर का एयर सडनली इन कांटेक्ट आ गया विथ सराउंडिंग्स। तो वेरी रैपिड प्रोसेस जो होता है उसको क्या बोलते हो आप? एडियाबैटिक। मैं आपको तीनों के चारों के एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कंटेनर है, लेट अस टेक कंटेनर। इसका न्यूटन्स फॉर्मूला के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये पता होना जरूरी है। एंड इट हैज अ पिस्टन एंड इसके अंदर गैस है। वी हैव सम अमाउंट ऑफ गैस इनसाइड दिस। और ये जो वॉल्स है कंटेनर के, ये कंडक्टिंग वॉल्स है। कंडक्टिंग मतलब दे विल अलाउ हीट टू गो आउट और कम इन। सपोज मैं इस पिस्टन को बहुत स्लोली स्लोली नीचे मूव कर रहा हूं, आई एम मूविंग इट वेरी स्लोली। आई एम मूविंग इट मतलब वर्क इज डन, क्योंकि अपने आप तो नीचे जाएगा नहीं, हमने मूव किया। तो हमने क्या किया? वर्क। किस पे किया वर्क? गैस पे। वर्क इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड। तो क्वेश्चन ये है कि ये एनर्जी कहाँ गया? कहाँ गया? ये जो तुमने वर्क किया ये कहाँ गया? कहाँ गया? सोचो सोचो, कहाँ गया? गैस को मिला, गैस मॉलिक्यूल को मिला, तो गैस का टेम्परेचर क्या हो गया? बढ़ गया। क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। क्या हुआ? लेकिन अगर मैं इस पिस्टन को बहुत स्लोली मूव कर रहा हूं तो वर्क इज कन्वर्टेड टू हीट। और ये जो वॉल्स है वो क्या है? कंडक्टिंग है। तो गैस ने हीट किसको दे दिया? किसको दे दिया? सराउंडिंग को। वर्क ने क्या किया? हीट प्रोड्यूस किया। और गैस ने हीट किसको दे दिया? सराउंडिंग को। तो गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? वर्क हुआ, हीट हुआ, और हीट बाहर चला गया। वर्क हुआ, हीट प्रोड्यूस हुआ, और हीट बाहर चला गया। तो गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है या नहीं है? यस। इस प्रोसेस को आप बोलते हो आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या बोलते हो इसको? आइसोथर्मल प्रोसेस। बराबर। अब और एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से ये जो वॉल्स थे ना, ये भी नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग को आप बोलते हो इंसुलेटेड वॉल्स या फिर एडियाबैटिक वॉल्स। अब अगर मैं इस पे वर्क कर रहा हूं, ये वर्क एनर्जी है। एनर्जी किसको जा रहा है? गैस को। तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है? हीट। लेकिन अब हीट बाहर जा सकता है क्या? नहीं। तो इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा क्या? नहीं। तो ऐसे प्रोसेस को आप बोलते हो एडियाबैटिक, जिसमें से हीट बाहर नहीं जाता, बाहर का हीट अंदर नहीं आता। यहां तक क्लियर? बराबर। अब और एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से ये जो वॉल्स है ये कंडक्टिंग है। ये वॉल्स कंडक्टिंग है, लेकिन ये जो पिस्टन है इसको मैंने बहुत रैपिडली मूव कर दिया नीचे, एकदम जोर से, फास्ट स्पीड में किया। तो जब आप प्रोसेस वेरी रैपिड करते हो तो हीट जो जनरेट होता है उसको बाहर जाने का टाइम ही नहीं मिलता। पहले प्रोसेस क्या था? स्लो। और फिजिक्स में स्पेसिफिकली थर्मोडायनेमिक्स में वेरी स्लो प्रोसेस का एक स्पेशल नाम है, उसको बोलते हो क्वासी स्टैटिक। क्या बोलते हैं उसको? क्वासी मतलब स्लो, स्टैटिक मतलब रेस्ट। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जब हो, मतलब वेरी स्लो हो, तो जो हीट प्रोड्यूस हुआ उसको बाहर जाने का टाइम मिल गया। लेकिन बहुत फास्ट जब प्रोसेस हुआ, सडन प्रोसेस हुआ, तो जो हीट प्रोड्यूस होगा उसको बाहर जाने का टाइम मिलेगा क्या? नहीं। तो प्रोसेस कौन सा हो गया? एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक दो टाइप के होते हैं। एक विच इज वेरी रैपिड, नंबर टू जिसमें वॉल्स क्या होते हैं? नॉन कंडक्टिंग होते हैं। यहां तक क्लियर? बाकी आइसोकोरिक आइसोबारिक 12वीं में देखेंगे। हमको फिलहाल आइसोथर्मल, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक की जरूरत है। तो मुझे फटाफट से बता दो, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। वेरी गुड। और एडियाबैटिक में क्या होता है? टेम्परेचर डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। वेरी गुड, क्योंकि वहां पे हीटिंग प्रोसेस हो रहा है, दैट इज व्हाई। अब हमको फाइंड करना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो एक एग्जांपल लेते हैं जो कल भी हमने लिया था, कल मतलब लास्ट लेक्चर में। ये है एयर। जब तक हमने ट्यूनिंग फोर्क से इसको वाइब्रेट नहीं किया तो डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज सेम, कांस्टेंट। जैसे ही ट्यूनिंग फोर्क लिया, एज सुन एज यू टेक ट्यूनिंग फोर्क,
तो ट्यूनिंग फोर्क को जैसे ही आप वाइब्रेट करके एयर में लाते हो तो प्रोंग बाहर आता है। प्रोंग जब बाहर आता है तो ये क्या करता है, कंप्रेशन प्रोड्यूस करता है। फिर ये प्रोंग अंदर जाता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, रेयरफैक्शन प्रोड्यूस करता है। और कंप्रेशन फिर कहाँ गया, कंप्रेशन आगे गया, कंप्रेशन मूव हो गया और जाते वक्त एनर्जी भी लेके गया, मोमेंटम भी लेके गया। तो ऐसा क्या प्रोड्यूस होता है, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, कंप्रेशन एंड वेरी गुड। अब रिमेंबर दिस, ये जो कंप्रेशन है, डू यू रिमेंबर मैंने आपको 4 लॉ बताए थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गिब्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, करेक्ट। जब मॉलिक्यूल्स पास में आते हैं तो प्रेशर बढ़ता है कि कम होता है, बढ़ता है, राइट। तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए कि नहीं, नहीं। व्हाट इज गिब्स लॉ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये प्रोसेस आइसोथर्मल होना चाहिए कि नहीं, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो रहा है यहाँ पे, चेंज हो रहा है। तो अगेन लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन जो न्यूटन ने फॉर्मूला दिया, न्यूटन ने डिटेल में स्टडी किया साउंड वेव का, उसने बोला कि साउंड वेव में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जनरेट होते हैं और ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन कहाँ जाते हैं, फॉरवर्ड जाते हैं। उसने बोला कि मीडियम जिसमें से वेव प्रोपोगेट हो रहा है वो क्या होना चाहिए, इलास्टिक, वो तो होना ही चाहिए, राइट, करेक्ट। और नंबर 2, जैसे पिछले केस में बोला आपने, वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी। इसने भी वही बता दिया, वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी। सिर्फ इसने एक चीज कंसिडर नहीं की, इसने बोला है प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल है। तो न्यूटन्स फॉर्मूला में एक छोटी सी गलती है, पहले मैं फॉर्मूला बताऊंगा फिर करेक्शन बताऊंगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला, स्पीड of which wave, longitudinal wave, is given by v equal to under root of e by rho, where e is modulus of elasticity and rho is density। rho क्या है, डेंसिटी है। यहां तक क्लियर। न्यूटन assumed that the process of propagation of, कौन सी वेव की बात कर रहे हो, of longitudinal wave is isothermal process। कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस। और अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हो तो इन दैट केस, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हो तो ये जो E होता है, व्हाट इज दिस E, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये E होता है इक्वल टू P, वेयर P इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। P क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर ड्यू टू एयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पूरा लिंक बनाना पड़ेगा आपको। तो मैं एक बार और बता रहा हूं, आइडियली जब लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपोगेट होगा तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन प्रोपोगेट होते हैं, क्योंकि देर आर लोकेशंस, रीजन जहां पे डेंसिटी ज्यादा है, देर आर रीजन जहां पे डेंसिटी कम है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। ये हमको अभी पता है कि कंप्रेशन पे टेम्परेचर ज्यादा होता है क्योंकि प्रेशर बढ़ता है, लेकिन न्यूटन ने क्या अज्यूम किया, ये प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल। तो जनरल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज अंडर रूट ऑफ ई बाय रो। ये जनरल फॉर्मूला है, अंडर रूट ऑफ ई बाय, ये जनरल फॉर्मूला है। लेकिन न्यूटन ने क्या अज्यूम किया, द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हो तो ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, दिस इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां तक क्लियर। अब अगर मैं V इक्वल टू P लिखता हूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपॉन रो, और अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, आपको पता है P कैसे फाइंड करते हो, H रो G। ये रो क्या है पता है, हाँ, डेंसिटी, किसका डेंसिटी, प्रेशर कैसे मेजर करते हो,
विच इंस्ट्रूमेंट डू यू यूज टू मेजर प्रेशर? पता है, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर में क्या भर के रखते हो? अरे वही तो पूछ रहा हूँ, ये कौन सा? ये मर्क्यूरी का है। और ये डेंसिटी किसका है? मीडियम का। तो साउंड मैं जब बोल रहा हूँ तो साउंड कौन से मीडियम से आपके पास पहुंच रहा है? एयर। तो ये क्या आना चाहिए? रो एयर। तो ये याद रखना, ऊपर ऊपर कौन है? डेंसिटी। किसका डेंसिटी? मर्क्यूरी। और यहाँ पे क्या है? एयर। पक्का क्लियर? 100%। ऐसा तो टेक्स्ट बुक में भी मैंने लिख के रखा है, मतलब ये नोट्स में आपके पास जो दिया है उसमें है सब कुछ, बट इन एनी केस नाउ यू नो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बैरोमीटर में मर्क्यूरी का हाइट कितना होता है? 76 mm। 76 mm ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है। आपको पता है डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितना है? व्हाट इज डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी? 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? 9.8 मीटर पर। यू नो व्हाट इज डेंसिटी ऑफ एयर? 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। These are some basic parameters जो आपको पता होने ही चाहिए। Atmospheric pressure is measured by something called as barometer, not manometer। वो भी सीखोगे 12th में। बैरोमीटर। बैरोमीटर में कौन सा लिक्विड होता है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का डेंसिटी कितना होता है? 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बैरोमीटर में मर्क्यूरी का हाइट कितना होता है? 76 mm। ये सब वैल्यू जब तुम सब्स्टिट्यूट करते हो इस इक्वेशन में, तो रफली रफली आपको मिलता है 329 मीटर पर सेकेंड, या 320। कैलकुलेशंस भी यहाँ पे लिखे हैं 279.9। तो व्हेन यू पुट ऑल दिस वैल्यूज यू गेट 279.9 मीटर पर सेकेंड। 279.9 मीटर पर सेकेंड। और जब एक्सपेरिमेंटली हमने स्पीड ऑफ साउंड मेजर किया, एक्सपेरिमेंटली, ये कौन सा वैल्यू है? ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। ये वैल्यू कहां से आया? न्यूटन के फॉर्मूला से आया। न्यूटन के फॉर्मूला में अजम्पशन क्या था? आइसोथर्मल। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? 279.9। और जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमको मिलता है 332 मीटर पर सेकेंड। तो 280 रफली रफली 279.9 मतलब कितना? 280। और ये कितना है? 332। तो कितना डिफरेंस है? 52 मीटर पर सेकेंड। वेरी बिग डिफरेंस। तो इसका मतलब न्यूटन का फॉर्मूला एक्सेप्टेबल है क्या? नहीं है। तो पहले तो कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। जनरल फॉर्मूला फॉर स्पीड इज अंडर रूट ऑफ ई बाय रो। ई क्यों लिखा? क्योंकि मीडियम जिसमें से वेव प्रोपोगेट होगा वो क्या होना चाहिए? इलास्टिक। क्या होना चाहिए? इलास्टिक। वेरी गुड, करेक्ट, राइट। और रो क्यों लिखा? क्योंकि डेंसिटी पे डिपेंड करता ही है, ट्रांसवर्स वे भी डिपेंड करता है और लॉन्गिट्यूडनल वे भी डिपेंड करता है। अगर न्यूटन का अजम्पशन हम मानते हैं आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल मानते हो तो ई की जगह पे क्या लिखोगे? पी। क्योंकि ई जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, अगर आप आइसोथर्मल ले रहे हो तो उसको क्या बोलते हो? आइसोथर्मल मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और आइसोथर्मल मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? प्रेशर। और प्रेशर क्या होता है? एच रो जी। कौन सा रो? मर्क्यूरी। तो एच रो एम जी। और नीचे किसका रो? मीडियम का। मीडियम कौन था? एयर। तो कैलकुलेशंस करने के बाद क्या आ गया? 279.9। फिर एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई किया तो कितना आ गया? 332 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेप्टेड है क्या? नहीं। फिर आए हमारे लैपलास भाई। ऐसा कुछ नहीं है, लैपलास भाई नहीं बोलते थे उसको, मैं बोल रहा हूँ। तो लैपलास ने बोला कि ये गड़बड़ क्यों हो रहा है, उसका सिंपल सा रीजन है। मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। आपको पता है ह्यूमन ऑडिबल रेंज क्या होता है? 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हेन आई से, लेट अस से मैंने लिया फ्रीक्वेंसी ऑफ 256। पहली बात तो किसका फ्रीक्वेंसी? साउंड वेव का। साउंड वेव क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव हो या ट्रांसवर्स वेव हो, पार्टिकल ऑफ द मीडियम क्या करते हैं? वाइब्रेट होते हैं। तो जब मैं बोलता हूँ 256 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, तो आपको इसमें से क्या समझ में आया? एक सेकेंड में कितने वाइब्रेशंस है? कितने हैं? 256। एक सेकेंड में कितने हैं? 256।
और हम ह्यूमन तो सुन सकते हैं 20,000 हर्ट्ज तक, 20 किलो हर्ट्ज तक, बराबर। तो अगर हम लोग मॉडरेट फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, चलो बोल देते 10 किलो हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, इमेजिन। तो 10 किलो हर्ट्ज मतलब कितने थाउजेंड हर्ट्ज? तो एक सेकेंड में पार्टिकल ऑफ एयर इज वाइब्रेटिंग हाउ मेनी टाइम्स? कितना? 10,000। तो ये स्लो प्रोसेस है क्या? नहीं। लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सा होता है? स्लो होता है। तो न्यूटन ने क्या बोला? आइसोथर्मल मतलब क्या बोल रहा है वो, लेकिन स्लो है क्या? तो लैपलास ने उसको करेक्ट किया कि तुम जो बोल रहे हो तो गलत बोल रहे हो, वो स्लो प्रोसेस नहीं है, वो क्या है? वेरी फास्ट। और वेरी फास्ट मतलब सडन प्रोसेस, मतलब कौन सा प्रोसेस? एडियाबैटिक। आई बात समझ में? तो इसकी वैल्यू अलग क्यों आ रही होगी, तुम सोचो। अब यहाँ पे तुमने जो ई लिया है वो क्या लिया है? पी। और पी क्यों लिया है? आइसोथर्मल। मतलब हमने जो इलास्टिसिटी का मॉड्यूलस लिया वो कौन सा है? आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल आएगा कि एडियाबैटिक आएगा? बस बात खत्म। तो लैपलास ने बोला द प्रोसेस ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, द प्रोसेस ऑफ propagation of sound is not isothermal। मैं एकदम शॉर्टकट में बता रहा हूं क्योंकि इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब थ्योरी है। इज नॉट आइसोथर्मल बट एडियाबैटिक। एडियाबैटिक मतलब वेरी रैपिड, सडन, वेरी रैपिड। इसके लिए आपने कौन सा मॉड्यूलस कंसीडर करना चाहिए? एडियाबैटिक। देयरफॉर देयरफॉर we must consider adiabatic modulus of elasticity, adiabatic modulus of elasticity, which is, ये भी 12th में डिराइव करोगे, ये 12th में डिराइव करोगे, और ये जेई नीट में क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन जेई नीट का क्वेश्चन है। तो गामा इंटू पी, व्हाट इज एडियाबैटिक मॉडुलस? गामा इंटू पी। ये गामा पता है क्या है? इसको बोलते हो रेशियो ऑफ सीपी बाय सीवी। ये सीपी याद है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, लेकिन कौन सा? मोलार। दिस इज मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट। जिनको याद नहीं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर is known as molar specific heat at constant pressure. Cv is the amount of energy required to raise the temperature of 1 mole of gas by 1 degree Celsius at constant volume. और एयर के लिए ये रेशियो आता है 1.41। एयर होता है डायटोमिक गैस। ये भी आप 12th में सीखोगे। अब साउंड चैप्टर को आखिरी में लेने का रीजन ही ये होता है कि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट 12th में आते हैं, सिर्फ अभी तुमको नंबर बताने पड़ते हैं कि याद रख लो, ये याद रख लो, याद रख लो, तो अभी याद रख लो। व्हाट वाज पी? प्रेशर है पता है, लेकिन आइसोथर्मल मॉड्यूलस। व्हाट इज गामा पी? एडियाबैटिक, राइट, करेक्ट। तो गामा मल्टीप्लाइड बाय आइसोथर्मल गिव्स यू एडियाबैटिक। ये जेई नीट में क्वेश्चन आया था और ग्राफिकल फॉर्म में आया था। ग्राफ बता दिए थे, आपको पूछा था बताओ कौन सा करेक्ट। तो ये याद रखना, जब मैं चैप्टर नंबर 4 लूंगा, 3rd 4th काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड 4th थर्मोडायनामिक्स, तो इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे। आइसोथर्मल मॉड्यूलस को किससे मल्टीप्लाई करोगे? गामा। व्हाट इज गामा? सीपी बाय सीवी। क्या मिलेगा? एडियाबैटिक मॉड्यूलस। तो एडियाबैटिक मॉड्यूलस इज इक्वल टू नहीं, गामा इंटू आइसोथर्मल मॉड्यूलस। एडियाबैटिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू गामा इंटू एडियाबैटिक मॉड्यूलस इज इक्वल टू, और गामा की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होती है? बड़ा। तो फिर कौन सा बड़ा, एडियाबैटिक की आइसोथर्मल? एडियाबैटिक। तो किसका मॉड्यूलस बड़ा है, एडियाबैटिक का या फिर आइसोथर्मल का? तो ये वापस 12th में लगेगा। तो लैपलास ने क्या बोला? लैपलास ने बोला कि जो न्यूटन बोल रहा है वो गलत है। क्या गलत है? प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इज नॉट आइसोथर्मल बट एडियाबैटिक सिंस इट इज अ वेरी रैपिड प्रोसेस। तो फिर अगर मैं ये करेक्शन करता हूं तो मुझे v का इक्वेशन मिलता है। पहले तुमने e की जगह पे क्या लिखा था, अब क्या लिखोगे? गामा पी। क्या लिखोगे? गामा पी अपॉन रो। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? अंडर रूट ऑफ गामा और अंडर रूट ऑफ पी बाय रो।
पी बाय रो तुमने फाइंड किया कि नहीं? नहीं, अभी तो किया 279.9। तो अब देखो, एक काम करो, ये 1.41 है, इसको 1.44 लिख लो। रूट कितना आएगा? 1.2। 1.2। तो 279 को अगर मैं रफली रफली 1.2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं सब अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, एग्जैक्ट कैलकुलेशन थोड़े अलग होते हैं, थोड़े से अलग होते हैं। कितना आया? 335.8। मैंने क्या बोला है, क्या है? रफ कैलकुलेशन है। एग्जैक्ट करोगे 332.3 मीटर पर सेकेंड। ये थ्योरेटिकल वैल्यू है क्योंकि तुमने इक्वेशन से डिराइव की। एक्सपेरिमेंट से कितनी आई थी? 332 बराबर। और एक्सपेरिमेंट से 332 और 3 से 332.3। तो ये वैल्यू बहुत पास में है। तो न्यूटन का फॉर्मूला सही कि लैपलास का सही? यू हैव योर आंसर। तो प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव ये कौन सा प्रोसेस है? एडियाबैटिक रैपिड प्रोसेस है। तो अभी मुझे पहले तो ये बताओ, अगले टॉपिक पे जाऊं उससे पहले आई वांट टू नो व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। Speed of transverse wave on a stretched string under root of T by M, where T is tension and M is कौन सा लीनियर मास डेंसिटी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि तुमको 12th में समझेगा, एक चैप्टर है 2 फॉर्मूला पे, ये 2 फॉर्मूला मतलब चैप्टर खत्म। व्हाट इज स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग under of T by M? What is speed of longitudinal wave according to Newton's formula? Under root of P by rho. What is speed of longitudinal wave according to Laplace correction? Under root of gamma P by rho. तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। अब हमको ये देखना है what are the factors affecting speed of sound. फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड से मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मीडियम है जैसे एयर है, और इस एयर में से साउंड वेव प्रोपोगेट हो रहा है और सडनली प्रेशर चेंज कर दिया हमने। तो विल स्पीड ऑफ साउंड चेंज और नॉट, ये चेक करना है। तो हमको चेक करना है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। नंबर 2, इमेजिन इस रूम में साउंड वेव वाज प्रोपोगेटिंग और सडनली हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया, एसी पावरफुल एसी लगा दिया एकदम, जहां पे 35 डिग्री टेम्परेचर था वहां 10 डिग्री कर दिया सडनली। तो हमको ये चेक करना है विल द स्पीड ऑफ साउंड चेंज, इफ यस तो टेम्परेचर के साथ उसका रिलेशन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर है, प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का स्क्वायर है, प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का क्यूब है। तो स्पीड का वेरिएशन किस पे? टेम्परेचर पे। तो 3 पैरामीटर चेक करने हैं हमको। नंबर 1, व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ speed of sound with pressure. Number 2, what is the variation of speed of sound with temperature? Number 3, what is the variation of speed of sound with humidity, moisture? ड्राई एयर में और मॉइस्ट एयर में स्पीड सेम होता है कि नहीं होता है, ये चेक करना है। तो हमको चेक करना है व्हाट इज द फैक्टर्स, डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। तो अगला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग what? स्पीड ऑफ साउंड। उसमें पहला फैक्टर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दूसरा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तीसरा है इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। अगेन पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, लिखने का काम ही नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला हमको मेंशन करना है, डन। तो व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड? v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gamma p by rho. But what is rho? मास अपॉन वॉल्यूम। ये वॉल्यूम का भी है, हाँ? तो स्पीड v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gamma p अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्या आ गया? वॉल्यूम ऊपर। यू नो व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? But PV equal to nRT. Therefore V equal to under root of rho, सॉरी गामा ना, रो कैसे आ गया? रो तो गया ना, इधर क्या आना चाहिए? गामा। तो क्या आना चाहिए इधर? गामा।
अरे ये तो कॉपी 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 होते जा रहा है, इसको डिलीट 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 करना था। क्या लिखना है यहाँ पे? ग्यामा। यहाँ पे क्या आएगा? ग्यामा। ये क्या है? पीवी, लेकिन पीवी क्या है? एनआरटी अपॉन अपॉन। तो मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट है, इमेजिन टेम्परेचर इज, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर भी, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो स्पीड भी कांस्टेंट है। मतलब change in pressure has no effect on speed if temperature is constant। मतलब अगर प्रोसेस आइसोथर्मल हुआ तो तुम प्रेशर कितना भी चेंज कर लो, स्पीड चेंज होगा। लेकिन अगर प्रोसेस एडियाबैटिक हुआ तो टेम्परेचर चेंज होगा, तो प्रेशर चेंज होगा, और प्रेशर चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? स्पीड चेंज होगा। तो कंडीशनल चेंज है, इसको बोलते हैं टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। लाते हो कुछ उसमें लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस, और तो अभी एडवर्टाइजमेंट भी लिखते हैं। हाँ, एडवर्टाइजमेंट आता है ना, रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस बिफोर इन्वेस्टिंग। तो रिमेंबर यहाँ पे सेम चीज है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड अनलेस देयर इज चेंज इन टेम्परेचर। तो इसको कैसे बोलोगे? देयर इज नो इफेक्ट ऑफ, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन pressure on speed of sound, on speed of sound if temperature is constant, if temperature is constant। अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो प्रेशर चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा तो स्पीड चेंज होगा। यहां तक क्लियर? पक्का पक्का। नंबर 2, what is number 2? Effect of temperature। number 2 is effect of temperature। वो तो अभी देखा हमने, अभी देखा कि नहीं? व्हाट इज v अंडर रूट ऑफ गैमा p बाय रो। व्हाट इज रो? मास अपॉन वॉल्यूम। तो व्हाट इज दिस pv? nRT। तो v इक्वल टू, और ये वॉल्यूम है बाय द वे, एंड दिस इज गैमा बाय m, और इसको क्या लिखेंगे? nRT। गैमा कांस्टेंट, n कांस्टेंट, r कांस्टेंट, m कांस्टेंट। तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो स्पीड भी इंक्रीज होगा। सो इफ द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम थ्रू विच वेव इज प्रोपोगेटिंग इंक्रीजेस, temperature increases so speed increases। if the temperature of the medium through which wave is propagating increases, speed also increases। temperature decreases, speed also decreases। ध्यान रख, क्लियर? पक्का पक्का। तो अभी देखो लिंक कैसे बना। आज हमने स्टार्ट किया पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से, फिर हम लोग आए स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव पे, फिर आए लॉन्गिट्यूडिनल वेव के स्पीड पे। वो न्यूटन फॉर्मूला पहले मिला, न्यूटन फॉर्मूला गलत था क्योंकि वैल्यूज आर नॉट मैचिंग, थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू शुड मैच। फिर हमने देखा लैप्लास का करेक्शन, फिर लैप्लास का करेक्शन के बाद एक फाइनल फॉर्मूला मिल गया हमको। फिर उस पे से हमने देखा कि प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन द स्पीड इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। फिर हमने देखा स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, राइट? ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, मतलब केल्विन स्केल। अब अगला एक क्वेश्चन आया, ये जनरल क्वेश्चन है, ये दिया भी होगा ठीक है नोट्स में, लेकिन यू शुड ऑल्सो थिंक, क्योंकि रियल लाइफ में क्या हो रहा है, तुम बात कर रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ, बात करना मतलब साउंड, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और सपोज एक क्लास मेरा सुबह 6 बजे है, ठंड में 10 डिग्री टेम्परेचर, 9 डिग्री टेम्परेचर, 8 डिग्री टेम्परेचर, समटाइम्स 5 ऑल्सो। और एक है दोपहर के 1 बजे, मे बी टेम्परेचर 30 डिग्री, 35 डिग्री पॉसिबली, राइट? तो वेरिएशन है, कहाँ 5 डिग्री, कहाँ 35 डिग्री, 30 डिग्री का वेरिएशन है। तो हमको तो पता है स्पीड ऑफ साउंड चेंजेस विथ, मतलब जो सुबह स्पीड ऑफ साउंड था एयर में वो दोपहर में नहीं है, चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ। तो पर डिग्री इंक्रीज कितना हुआ, मतलब 1 डिग्री से टेम्परेचर अगर बढ़ता है, डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है, तो स्पीड कितना बढ़ेगा? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये था कि हमको पता लग गया कि स्पीड किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर। हम किसकी स्पीड की बात कर रहे हैं? साउंड। साउंड कौन सा वेव है? लॉन्गिट्यूडनल।
और जब मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, तो मीडियम कौन है? एयर। एयर का टेम्परेचर अगर बढ़ा तो स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा। और ये तो दिन भर में होता ही रहता है, टेम्परेचर बढ़ता है कम होता है, होता रहता है। सुबह कम होता है, फिर बढ़ जाता है, फिर शाम में वापस से टेम्परेचर कम हो जाता है। तो स्पीड साउंड का क्या हो रहा है? चेंज। क्वेश्चन ये है कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज अगर हुआ तो स्पीड कितने से इंक्रीज हुआ? इंक्रीज ही होगा ना? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? हाँ, तो अब वो फाइंड कैसे करते हैं? तो लेट अस से लेट T0 बी लोअर टेम्परेचर, ये लोअर टेम्परेचर है। V0 बी द स्पीड एट लोअर टेम्परेचर T0, कैपिटल T बी हायर टेम्परेचर, और V इज स्पीड एट हायर टेम्परेचर, स्पीड एट हायर टेम्परेचर कितना? T। तो V इज प्रोपोर्शनल टू T, तो V0 अपॉन V विल बी इक्वल टू रूट ऑफ T0 बाय T। यहां तक क्लियर? पक्का पक्का। नॉर्मली लोअर टेम्परेचर हम कितना देते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस, बराबर ना? मतलब कितना केल्विन? 273.15 में लूंगा नहीं, तो लेट T0 इक्वल टू 273 केल्विन, और कैपिटल T इज 273 प्लस सम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ये स्मॉल टी क्या है? क्या है ये? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। यहां तक क्लियर? पक्का पक्का। तो जो फॉर्मूला हमने लिखा, हमने क्या लिखा? V0 बाय V इक्वल टू रूट ऑफ T0 कितना है? और ये कितना है? 273 प्लस, वेरी गुड। इसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो व्हाट इज V बाय V0 विल बी 273 प्लस T अपॉन 273, वेरी गुड। तो V अपॉन V0 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस T बाय 273। लेट 1 अपॉन 273 इक्वल टू अल्फा। फिलहाल ऐसे अल्फा बोल दिया उसको, 1 प्लस अल्फा टी। तो V बाय V0 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा टी रेज टू 1/2। और अल्फा कितना है? 1/273, मतलब बहुत छोटा है, बहुत छोटा है ना? 273, 1 डिवाइडेड बाय 273, 0.003। इट इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल है। यस। तो अगर आपको याद होगा बाइनोमियल थ्योरम, याद है? याद है आपको? जब दूसरा टर्म ब्रैकेट के अंदर छोटा हो तो क्या करते हो? पावर किससे मल्टीप्लाई करते हो? किससे? सेकेंड टर्म से। तो अगर मैं बाइनोमियल थ्योरम यूज करता हूं तो V बाय V0 इक्वल टू 1 प्लस हाफ अल्फा टी, बराबर। तो V इक्वल टू V0 मल्टीप्लाई कर लो, प्लस V0 बाय 2 अल्फा टी। यू नो व्हाट इज V0? स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। उसकी वैल्यू पता है? 332। कितनी उसकी वैल्यू? 332। तो 332/2, और ये कितना था? 1/273 इंटू टी, बराबर। तो 332 डिवाइडेड बाय 273 इंटू 2 कितना आ गया? 0.608। मैं राउंडिंग ऑफ करके 0.61 लिख सकता हूँ क्या? 0.608 आया ना, तो राउंड ऑफ करके 61.61। और टी क्या था? टेम्परेचर इन डिग्री। अब मान लो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस 1 है, 1 कितना है? तो 0 पे कितना था? 332। 1 डिग्री पे कितना होगा? 332.61। अगर चेंज इन टेम्परेचर 2 डिग्री है, 2, तो 0.6 प्लस 0.61 इंटू 2 कितना होता है? 1.2।
1.22, तो कितना आएगा 33.22। मतलब हर एक डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर के लिए कितना चेंज हो रहा है 0.61। मिल गया आंसर आपको। तो सुबह अगर 5 डिग्री था, दोपहर में 35 डिग्री था, तो कितना टेम्परेचर चेंज है 30। तो 0.61 इंटू 30 18। तो 332 के जगह पे आपको मिलेगा 350 मीटर पर सेकेंड। दैट इज द आइडिया हियर। तो यहाँ तक क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड विद टेम्परेचर। अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। फिर हमने मेथड क्या किया, हमने बोला चलो दो टेम्परेचर ले लेते हैं, और जब दो की बात हो ना, एक लोअर एक हायर, और हम तो 3 चैप्टर में देखते आए कि लोअर मतलब कौन सा 0 डिग्री, मतलब केल्विन में कितना 273, और हायर कुछ भी हो सकता है, तो क्या बोल दिया उसको टी। तो हायर टेम्परेचर क्या आ गया 273 प्लस टी, राइट। फिर बेसिक बेसिक मैथमेटिक्स अप्लाई किया हमने, एकदम सिंपल। हमने क्या किया रेसिप्रोकल ले लिया। क्यों किया 273 बाई 273 1 प्लस टी अपॉन, इसको क्या बोल दिया अल्फा, तो 1 प्लस अल्फा टी रेज टू पावर हाफ। अल्फा छोटा है, यस। जब अल्फा सेकेंड टर्म स्मॉल हो तो पावर डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई करते हो सेकेंड टर्म से, तो मिल गया यस। फिर v0 को मल्टीप्लाई कर दिया यस, लेकिन v0 मतलब 332। तो ये सब सॉल्व करके 332 प्लस 0.61 टी, मतलब पर डिग्री सेल्सियस इंक्रीज में स्पीड कितने से बढ़ा 0.61। तो बाकी का कल देखेंगे।